So hi guys, welcome back once again to Judicious IPC 1860 के MCQs का सेकंड पार्ट। फर्स्ट टू 30 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, ऑलरेडी उसका लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 60। सो वी बिगिन। क्वेश्चन नंबर 31 सेज दैट इनमें से कौन से एक्ट का प्रिपरेशन करना ही अपने आप में एक ऑफेंस है और पनिशेबल है बाय द आईपीसी। तो चार ऑप्शन आपके सामने। द करेक्ट आंसर इज डेकोइटी। यस, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डेकोइटी इज इन इटसेल्फ a punishable offense. Question number 32, right of private defense, which is like all other rights, most of the rights, it is also a restricted right? So this right of private defense, it extends to what? खुद का defense of self and any other person, या फिर defense of self only, defense of government agencies, या defense of one's family members. So the right answer is defense of self and any other person will come under right of private defense. Moving on to question number 33. Now Mr. A causes his cattle to enter into the fields of Mr. Z with the intention to causing damage to Mr. Z. Right? तो Mr. A ने अपनी कैटल को Mr. Z के फील्ड में जाने दिया इस इंटेंशन से कि वो कैटल उनके फील्ड में कुछ नुकसान करे। तो यहाँ पर Mr. A ने जो क्राइम कमिट करा है वो किस कैटेगरी में आएगा? Is it a mischief, theft, robbery or criminal breach of trust? The answer is mischief. Next, moving on to question number 34. कोई भी ऐसा एक्ट करना जिससे कि कोई पब्लिक रोड, ब्रिज या कोई नेविगेबल रिवर उनको क्रॉस करना बाकी लोगों के लिए लेस सेफ हो जाए या क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो ये एक्ट जो आएगा ऐसा कुछ करना, ये किसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा? क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइटिंग और मिस्चिफ। सो द आंसर अगेन ओवर हियर इज मिस्चिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर ए जो कि एक क्लर्क के पोस्ट पर काम कर रहे थे एक ऑफिस में, उन्होंने उस ऑफिस से एक फाइल वहां से हटा दी और एक प्राइवेट पर्सन को वो कुछ दिन के लिए वो फाइल उन्होंने दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या कोई क्राइम करा है? ऑप्शन ए बोलता है कि नहीं, कोई क्राइम नहीं करा। ऑप्शन बी सेज यस, थेफ्ट का क्राइम करा उन्होंने। सी ऑप्शन बोलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है और डी है चीटिंग का ऑफेंस है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 36। सेल्फ डिफेंस में फोर्स का यूज करना, इसका मतलब क्या होता है? अपने डिफेंस और औरों के डिफेंस के लिए, या फिर सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट आप ये फोर्स यूज कर सकते हैं जिसके खुद के खिलाफ उसको जो है कुछ प्रॉब्लम उसको करा गया हो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर नन ऑफ द अबव। पिछले क्वेश्चन से सिमिलर इसका आंसर है इन द डिफेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। सो सेल्फ डिफेंस का मतलब खाली सेल्फ ही नहीं, सेल्फ एंड अदर्स भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर ए ने मिस्टर जी के घर पर एक रिंग देखी, उनके घर पर टेबल पर रखी हुई, और अब उनके मन में ये इंटेंशन है कि इसको आई वांट टू, मुझे चुरानी है, मगर अभी नहीं, क्योंकि अभी देयर वाज अ फियर ऑफ गेटिंग कॉट। सो व्हाट इट डिड वाज, मिस्टर ए ने वो रिंग मिस्टर जी के घर में ही ऐसी जगह पर रख दी जहां पर उसका मिलना इम्पॉसिबल हो जाए, इस इंटेंशन के साथ कि एक बार जब इसको ढूंढना मिस्टर जी बंद कर देंगे तो मैं आकर इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो फिलहाल उन्होंने अपने पास नहीं रखी है, मिस्टर जी के घर में कहीं पर रखकर उसको छुपा दिया है। तो ये करना अभी तक जो उन्होंने करा, क्या ये कोई क्राइम है? क्योंकि रिंग तो उन्होंने ली नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है, इज इट नॉट अ ऑफेंस, या फिर इज इट अ थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी? राइट आंसर इज इट विल कम अंडर थेफ्ट। जहां पर वो होनी चाहिए थी चीज, वहां से हटा दी, भले ही अपने पास अभी नहीं ली है, मगर आपकी इंटेंशन वही थी कि लेटर ऑन when Mr. Z stops looking out for the ring, तो आपकी इंटेंशन थी उस टाइम पे उसको वहां से रिमूव करना। So yes, it will be counted as a offense of theft. Question number 38. A और Z दो लोग थे, इनके पास एक joint horse है। मिस्टर ए ने उस हॉर्स को शूट कर दिया इस इंटेंशन से कि वो कुछ खुद तो लॉस बियर कर जाता, मिस्टर जी को भी उसको लॉस इनकर करवाना था। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने कौन सा क्राइम करा है? यहाँ पर जो उन्होंने क्राइम करा है, इट इज कॉल्ड एज अ मिस्चिफ का क्राइम, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। किडनैपिंग और एब्डक्शन, कई दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिमिलर इनको समझने लगते हैं। तो आइए इनका देखते हैं, इनके बारे में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कौन सी करेक्ट है। किडनैपिंग जो है वो कमिट करी जाती है किसी माइनर या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के केस में, जबकि एब्डक्शन होगा कोई नॉर्मल इंसान जो कोई भी एज का हो सकता है, राइट? मेजर मतलब कि अबव 18 टाइप्स।
सो एक तो ये फर्क। दूसरा, किडनैपिंग के पर्सन में के केस में किडनैप्ड पर्सन को लॉफुल गार्जियनशिप, जिसकी कस्टडी में, जिसकी गार्जियनशिप में वो है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है, जबकि एब्डक्शन में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दे रखा गार्जियनशिप का, बिकॉज वो एब्डक्शन जो है सिर्फ उस पर्सन से रिलेटेड है जिसको उन्होंने वहां से एब्डक्ट करा। इट इज नॉट अबाउट एनी रिमूविंग एनी गार्जियनशिप और नॉट, क्योंकि वो पर्सन मेजर है और उसको गार्जियनशिप की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है किडनैपिंग के केस में जिस पर्सन जिसका जो किडनैप हुआ, राइट, अगर वो अपनी कंसेंट दे रहा है तो भी कोई मटेरियल वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ऑप्शन ए में बोला गया किडनैपिंग होती ही एक माइनर या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन की है, तो माइनर की कंसेंट और अनसाउंड माइंड की कंसेंट वैसे ही कोई मायने नहीं रखेगी, सो इट इज इमटेरियल। जबकि एब्डक्शन के केस में जो किसी मेजर पर्सन का हुआ है, साउंड माइंड के पर्सन का हुआ है, अगर बाद में वो एब्डक्टेड पर्सन खुद बोल देता है कि नहीं मैं तो अपनी खुद की फ्री विल से इनके साथ गया था, तो सच थिंग विच अगर वो कंसेंट दे देता है तो इट बिकम्स इट कंडोन्स द एब्डक्शन, मतलब कि माफी मिल जाती है ऐसे में एब्डक्शन को। तो ये 3 स्टेटमेंट, और चौथा बोलता है कि सारी करेक्ट हैं, और द राइट आंसर इज यस, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एब्डक्शन एंड किडनैपिंग आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर जी जो एक जर्नी पर जा रहे थे और अपनी एक गोल्ड प्लेट साथ ले जाना नहीं चाह रहे, उन्होंने एक ज्वेलर को मिस्टर ए के पास उसको रखवा दिया सेफ कस्टडी के लिए बाय द टाइम ही मिस्टर जी रिटर्न्स, मगर मिस्टर ए ने उस गोल्ड प्लेट को सेल ऑफ कर दिया। क्या क्राइम कमिट करा है मिस्टर ए ने? यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, चोरी तो नहीं करी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी? द राइट आंसर इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। उनके ऊपर ट्रस्ट करा था मिस्टर जी ने और मिस्टर ए ने उस ट्रस्ट को ब्रीच करा है। सो द राइट आंसर इज सी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 41, मिस्टर एक्स के पास अच्छा खासा क्वांटिटी में खाना था, एक बेगर आया, उसने खाने के लिए उनसे भीख मांगी, मिस्टर एक्स ने उसको खाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो बेगर बेचारा भूख से मर गया। तो क्या मिस्टर एक्स ने कोई क्राइम करा है यहाँ पर? लॉ सेज नहीं। हालांकि कई लोग बोलेंगे मॉरली एथिकली तो वी शुड गिव सम एल्म्स टू द बेगर्स हु आर जेन्युइनली, जो बेचारे भूखे हैं, मगर लीगली ये कोई प्रोविजन नहीं है। सो इफ ही डाइज ऑफ हंगर इट इज नॉट अ क्राइम इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेक्शन 44 जो आईपीसी का है, जिसमें इंजरी को डिफाइन कर रखा है एज व्हाट? इंजरी इज harm which is illegally caused to a person in body and mind, second is body and property, third is body, mind, reputation and property, and the last is body, mind and reputation. So correct answer is option number C. Injury is any harm illegally caused by a person, caused to a person in body, mind, reputation और property. इन चारों की ही केस में अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है किसी को, सिर्फ बॉडी नहीं, सिर्फ माइंड नहीं, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होते हैं, तो भी वो इंजरी के केस में, इंजरी में के अंदर उसको इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक एग्जांपल के साथ, मिस्टर एस जो कि एक उनके पास एक कोई चोरी का सामान पाया गया, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंचती है और मिस्टर एस अपने आप को अरेस्ट से बचाने के लिए वायलेंट हो जाते हैं और एकदम से सडन प्रोवोकेशन में फायर कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो फायर वो करते हैं वो बुलेट जाके पुलिसमैन को, मिस्टर पी को नहीं लगती, मगर एक पर्सन मिस्टर डी जो नियर बाय खड़े हुए थे बेचारे, उनको जाकर वो गोली हिट कर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मिस्टर एस हैं जिन्होंने फायर करा है, राइट, उनको किस उसके अंदर सेक्शन के अंदर बुक करा जाएगा, या क्या उनके ऊपर ऑफेंस लगेगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट, यानी कि गैर इरादतन हत्या क्या ये लगेगा, या फिर मर्डर, या फिर कल्पेबल होमिसाइड, या नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज मर्डर का चार्ज लगेगा, बिकॉज यहाँ पर सडन प्रोवोकेशन जैसी कोई बात नहीं है। वो प्रोवोक किस चीज से हुए? वो प्रोवोक हुए उस पुलिसमैन के एक्शन से, तो ये कोई प्रोवोकेशन नहीं है। पुलिसमैन वाज अ पब्लिक सर्वेंट और ही वाज लॉफुली डिस्चार्जिंग हिज पावर्स, तो उससे, और प्लस आपके पास प्रूफ था कि ये इट वाज प्रूव दैट यू हैव गॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी विद यू, तो इसको सडन प्रोवोकेशन में नहीं डाला जाएगा और मर्डर का चार्ज लगेगा मिस्टर एस के ऊपर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? रेप इज एन ऑफेंस अफेक्टिंग सोसाइटी, ये ठीक है। कंसेंट इज द बेस्ट एक्सेप्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप टू द ऑफेंस ऑफ रेप, राइट। पॉइंट नंबर सी सेज रेप इज अ हाइनेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एब्सोल्युटली। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि रेप इज पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस, यानी कि रेप के केस में हमेशा डेथ सेंटेंस दी जाती है। दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज राइट आंसर इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, इनमें से कौन से ऑप्शन को माना जाएगा?
ऑप्शन ए बोलता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर जी के घर का डोर का ताला खोल दिया थ्रू अ वायर, क्या ये हाउस ब्रेकिंग है? दूसरा, मिस्टर ए को जी के घर के गेट की चाबी मिल गई जो जी से खो गई थी, उसको यूज कर वो उसके घर में घुस गए, क्या ये हाउस ब्रेकिंग में आएगा? या फिर ए ने जी के गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को डरा धमकाकर उनके घर में एंट्री ले ली, क्या इसको हाउस ब्रेकिंग बोला जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज विल बी काउंटेड अंडर एज हाउस ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 46 सेज क्राइम के इंग्रेडिएंट्स क्या है? मोटिव, मेंस रे, एक्टर्स रियस, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, मेंस रे एंड एक्टर्स रियस, या फिर नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन? करेक्ट आंसर इज सी, मेंस रे एंड एक्टर्स रियस। देखिए, मेंस रे मतलब इविल इंटेंशन, एक्टर्स रियस मींस इविल एक्शंस, so there has to be a combination of evil intention as well as even evil actions, then it leads to a occurrence of a crime. Moving on to question number 47, a person named Raju, वो एक पेड़ काट रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये उनकी तरफ से गलती है, और ऐसे में वो एक्स जो है उनके हाथ से छूटती है और जाकर एक नियर बाय चाइल्ड को लगती है, who dies. तो राजू is liable for which of the following offenses? He is charged of causing death by negligence because he was being negligent in doing his work. उसको वहां से देखना चाहिए था कि there were children playing around और minors हैं, तो it is called in death by negligence में आएगा। Question number 48, husband wife के बीच में fight होती है, husband beats the wife, she falls down, becomes unconscious. A husband out of fear of being arrested ties her with a fan and on a rope, ठीक है, through a rope, right? Postmortem reports suggest that it is a death from hanging. तो जो हस्बैंड है वो किस चीज के लिए लायबल है? मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट? राइट आंसर इज कल्पेबल होमिसाइड। क्वेश्चन नंबर 49, पी के पास एक विल मिली, किसकी? क्यू की, और किसके फेवर में? पी के खुद के फेवर में, जिसमें क्यू के फर्जी साइन करा रखे हैं, फॉर्ज सिग्नेचर्स हैं, राइट? तो मतलब किसी और पर्सन की विल बना रखी है विद फ्रॉड सिग्नेचर्स, इस इंटेंशन के साथ कि जब ये अगला पर्सन ही विल डाई तो हम इसे यूज करेंगे जेन्युइन की तरह और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, ठीक है। मगर अभी वो पर्सन मरा हुआ है, मरा नहीं है, तो इस मोमेंट एट प्रेजेंट क्या क्राइम करा है पी ने? कोई बोल रहा है ऑप्शन ए आ रहा है कोई क्राइम नहीं करा है, नो ऑफेंस, क्योंकि तो खाली तैयारी करी है क्राइम करने की, क्योंकि अभी तो डेथ हुई नहीं है जिसकी विल बनी है उसकी। दूसरा, कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि विल तो भी यूज ही नहीं करी। थर्ड पॉइंट सेज हैज कमिटेड एन ऑफेंस as possession of such document in such circumstances is penal. ऐसे डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट का अपने पास में होना ही उसके पास, पी के पास, ऑटोमेटिकली एक ये क्राइम है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी में आता है उनसे डील करता है? द करेक्ट आंसर इज जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 51, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का फोन बिना मिस्टर बी की परमिशन के, ना उनकी कंसेंट के, उसका फोन उन्होंने अपने पास रख लिया और अब ये बोल रहे हैं कि पैसे दो तो फोन वापस करेंगे। तो इसी सिचुएशन में मिस्टर ए किस चीज के लिए लायबल है? फॉर थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 52, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अ पर्सन शोज एनी काइंड ऑफ ऑब्सीन मटेरियल और पोर्नोग्राफिक पिक्चर टू अ गर्ल, तो this amounts to what? Voyeurism, sexual assault, sexual harassment, or none of these? The correct answer is sexual harassment. Question number 53, State of Andhra Pradesh versus R Puneya, ये जो केस है ये डिफरेंस बताता है आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस के बीच में, 501 या 502, 299 और 300, 304A, 304A और 304B और 305 and 306. The correct answer is option number B, section 299 and 300. Question number 54, ए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहे थे जिसका हेड ऑफ दैट हैचेट इट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय। सो इन दिस केस ए इज गिल्टी ऑफ व्हाट? नो ऑफेंस वुड बी इंक्लूडेड। याद रखिएगा राजू वाला पीछे क्वेश्चन देखा था वहां पर ये था कि देयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग एंड दैट पर्सन वाज कटिंग अ ट्री विद एन एक्स। ओवर हियर ए इज एट वर्क, वो अपने जो उसका ऑफिशियल उसका काम है, जो भी वो काम करता होगा वो कर रहा था वहां पर, और देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग बाय। सो यहाँ पर मिस्टर ए का कोई ऑफेंस नहीं आएगा, जबकि उस क्वेश्चन में राजू को ऑफेंस बताया गया था कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस बिकॉज देयर वर माइनर्स प्लेइंग अराउंड। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स और उसके 4 आर्म्ड एसोसिएट्स, यानी कि एक्स और उसके 4 हथियारबंद दोस्त। याद रखिएगा डिकॉटी के केस में हम 5 लोगों का होना इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स along with 4 armed associates
मिस्टर वाई का बच्चा उन्होंने अपने पास रख लिया और उसको मारने की धमकी दी until and unless मिस्टर वाई अपनी वॉच या डायमंड रिंग दे ना दे मिस्टर एक्स को, राइट? तो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर क्या कमिट करा है? द ऑफेंस ऑफ डकैती, बिकॉज पहली लाइन में समझ में आ गया 4 अदर आर्म एसोसिएट्स थे उनके साथ, 5 लोगों के केस में डकैती होती है। क्वेश्चन नंबर 56, अगर कोई रिंग मिलती है मिस्टर ए को रोड पर पड़ी हुई बिना किसी पर्सन के पोजीशन में और वो उसको उठाकर अपने पास रख लेते हैं, तो ये बहुत जनरल चीज है। ये क्या, ये किस तरीके का क्राइम माना जाएगा? इट इज नॉट अ क्राइम, नाइदर इट इज थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और एनी अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मिस्टर ए ने पहले अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराया, फिर उसके बाद वॉलंटरीली उसमें आग लगा दी विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग द इंश्योरेंस इंश्योर्ड अमाउंट। तो यहां पर उन्होंने क्या करा है? ऑप्शन आएगा मिसचिफ का उनके ऊपर चार्जेस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डील्स विद व्हाट? स्टोलन प्रॉपर्टी, एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी, इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर इज एंट्रस्टेड प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है तो वो किसी केस में होगा जब कोई ट्रस्ट किसी ने किसी पे करा होगा, यानी कि इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी केस में। क्वेश्चन नंबर 59, ए जो खुद को एक फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट बताते थे, कुछ केमिकल दिया उन्होंने मिस एक्स को और उसको खाने के बाद मिस्टर एक्स के वूम में जो चाइल्ड था उसकी डेथ हो जाती है, राइट? ए ने यहां पर क्या क्राइम करा है? कॉजिंग, he is liable for the offense of causing miscarriage. लास्ट क्वेश्चन, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है ये किस चीज से रिलेटेड है? फॉल्स एविडेंस देने से का केस, वॉर स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज करने का केस, या फिर डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में कम्यूट करने का केस, या नन ऑफ द अबव? इट इज रिलेटेड विद कंप्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस. So that is it. We have completed 60 questions. Stay tuned. We'll be covering more in such short videos. Thank you so much.